हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट 7। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने टेरिडोफाइट के बारे में स्टडी किया था तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन प्लांट किंगडम का नेक्स्ट फाइलम लेने वाले हैं जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्म। स्पर्म का यह मतलब सीड से और जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। तो जिम्नोस्पर्म में उन प्लांट को रखा जाता है जो सीड तो बनाते हैं लेकिन सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती, नेकेड सीड होते हैं। अब किस सीड को अपन नेकेड सीड कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। जैसे अपन कोई भी फ्रूट खाते हैं तो जनरली उसके अंदर सीड आता है, इसका मतलब सीड जो होता है वो फ्रूट की वॉल से कवर्ड होता है। जिम्नोस्पर्म में वो ही फ्रूट वॉल नहीं होती। कहने का मतलब है जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता, और क्योंकि फ्रूट नहीं बनता तो सीड के चारों तरफ फ्रूट की वॉल नहीं होगी, और फ्रूट की वॉल नहीं होती, इसी वजह से उन्हें क्या कहते हैं, नेकेड सीड कहते हैं। तो दे हैव ओव्यूल, इनके अंदर ओव्यूल होगा। अब ओव्यूल क्या है, देखो अभी तक अपन एक टर्म यूज करते थे मेगा स्पोरेंजियम, जिसमें मेगा स्पोर बनते थे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, ये जो मेगा स्पोरेंजियम होता है इसके चारों तरफ एक इंटेग्यूमेंट होता है, कवरिंग होती है। इसी इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को अपन क्या कह सकते हैं, ओव्यूल कह सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और जो आगे वाला करेंगे अपन एंजियोस्पर्म फाइलम, उसमें भी ओव्यूल होगा। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल के बाहर एक ओवेरी होती है। क्या होती है, ओवेरी। यहां पर वो नहीं है। जिम्नोस्पर्म में देखो ओव्यूल है, ओव्यूल के दो हिस्से हैं, उसका इंटेग्यूमेंट और उसका रिमेनिंग पोर्शन। इधर भी एंजियोस्पर्म में भी इंटेग्यूमेंट होगा, उसका रिमेनिंग पोर्शन होगा। लेकिन यहां ओव्यूल के बाहर ओवेरी नहीं है, वह ओव्यूल के बाहर क्या होगी, ओवेरी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ये ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है और इंटेग्यूमेंट सीड की कवरिंग बनाता है। यहां पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन बस इसमें तो इतना ही था। लेकिन इसमें ओवेरी भी थी, तो वो ओवेरी क्या करेगी, वो ओवेरी फ्रूट बनाएगी। तो सीड के चारों तरफ फ्रूट आ गया। तो एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होंगे, और क्योंकि यहां ओवेरी नहीं थी तो बाद में फ्रूट नहीं बनेगा, तो सीड के चारों तरफ फ्रूट वॉल नहीं होगी, इसलिए नेकेड सीड हो गया। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है उनमें सीड बनते हैं, और सीड कब बनते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। आर नॉट कवर्ड विथ फ्रूट वॉल, उनके ऊपर क्या नहीं होती, फ्रूट वॉल नहीं होती। यही वजह उनको क्या कहते हैं, नेकेड सीड। दे आर फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में एक पॉइंट है कि वो कंप्लीटली सक्सेसफुल, फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट थे। देखो एल्गी जो होती है वो कैसी होती है, एक्वेटिक। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो लैंड पे होते हैं, इसलिए अपन ने कहा था कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से थे, ब्रायोफाइट। लेकिन वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं थे क्योंकि उनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं था। फिर अपन ने टेरिडोफाइट किया, उसमें वेस्कुलर सिस्टम था, इसलिए अपन ने बोला था कि वो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट होते हैं। लेकिन वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर सिस्टम भी होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या नहीं चाहिए होता, पानी नहीं चाहिए होता, इसलिए ये फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। एंजियोस्पर्म भी कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट होगी, लेकिन वो सेकंड है। फर्स्ट कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म। अगर आपको क्वेश्चन पूछे फर्स्ट लैंड प्लांट कौन सा है, तो ब्रायोफाइट। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन सा था, टेरिडोफाइट। फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन सा था, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री और टॉल ट्री एंड सर्ब्स। जिम्नोस्पर्म में ट्री होते हैं जिनकी हाइट बड़ी भी हो सकती है, मीडियम साइज भी हो सकती है, सर्ब्स भी हो सकते हैं, लेकिन हर्ब्स नहीं होते, एकदम छोटे छोटे पौधे नहीं होते, ठीक है। और कुछ जिम्नोस्पर्म तो बहुत बड़े होते हैं। एक आपको याद रखना है, टॉलेस्ट ट्री जो होता है जिसका नाम होता है जाइंट रेडवुड ट्री, जिसे क्या कहते हैं, सिकोआ ट्री, ठीक है। ये जो ट्री जो है ये बेसिकली टॉलेस्ट ट्री है, और ये करीब 100 मीटर, इससे भी लंबा हो सकता है, उतना लंबा होता है, और ये एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। तो टॉलेस्ट ट्री का नाम क्या होता है, सिकोआ ट्री, जो किसका होता है, जिम्नोस्पर्म का होता है। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हैबिटेट के बारे में। तो जो जिम्नोस्पर्म जो होता है वो मेनली कोल्ड एनवायरनमेंट में, कोल्ड रीजन में होता है। देखो अपनी बुक में हैबिटेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक जनरली मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म ऐसी जगह पर होते हैं
यहाँ कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि जिम्नोस्पर्म सिर्फ और सिर्फ कोल्ड रीजन में होंगे। मैंने कहा जनरली ये कोल्ड रीजन में होते हैं और ऐसे रीजन में होंगे जहां फंक्शनल वाटर कम होता है, मतलब जो पानी यूज ले सकते हैं वो कम होता है। ऐसे सारे प्लांट जो ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां फंक्शनल वाटर कम है उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। जनरली हम बच्चे लोग क्या करते हैं कि जब भी जीरोफाइट का नाम सुनते हैं तो अपन को लगता है कि कोई डेजर्ट होगा, बहुत सारी सैंड होगी, हाई टेम्परेचर होगा, वहां पर ही जीरोफाइट होते हैं। जरूरी नहीं है। जो ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां बारिश होती नहीं है, उसकी जगह स्नोफॉल होता है, वो भी जीरोफाइट्स ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फंक्शनल वाटर तो है नहीं, वाटर है लेकिन वो किसके फॉर्म में? आइस के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। तो ऐसी प्लांट जो ऐसी जगह ग्रो करे जहां फंक्शनल वाटर कम हो उसे जीरोफाइट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म भी जीरोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, अब लेते हैं स्ट्रक्चर। तो जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है उसे ट्रू रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो तो टेरिडोफाइट में भी करने लग गए। और ट्रू से अपना क्या मतलब था कि उसमें वेस्कुलर सिस्टम होते हैं। हालांकि यहां जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं उनमें जाइलम में वेसल्स नहीं होती और फ्लोयम जो होते हैं उनमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होता। सीव ट्यूब की जगह उनमें सीव सेल होती है। ये लाइन जो है अपने आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू वाला चैप्टर उसमें आएगी। ठीक है, अपनी इस वाले चैप्टर में नहीं दे रखी। अब इनके रूट, स्टेम और लीफ के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रूट। तो जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। जब अपन चैप्टर नंबर 5 करेंगे मॉर्फोलॉजी का तो उसमें अपन देखेंगे कि रूट दो तरह की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट। तो वहां पर अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ आप लर्न करो कि जिम्नोस्पर्म की रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है। और इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, उसको अच्छे से समझना। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जैसा कि पाइनस, जिसकी रूट के ऊपर फंगस होती है, मतलब उनकी रूट पे फंगल एसोसिएशन होता है। और ऐसे फंगल एसोसिएशन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। क्या कहते हैं? आप यहां लिख लेना, नोट कर लेना। ऐसे फंगल एसोसिएशन को अपन क्या कहते हैं? माइकोराइजा। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और ये फंगल एसोसिएशन क्या करते हैं? टैप रूट के ऊपर रूट हेयर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? रूट हेयर का। तो जिम्नोस्पर्म में, कुछ जिम्नोस्पर्म में रूट के ऊपर फंगस पाई जाती है, वो रूट हेयर का काम करती है। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिससे क्या कहते हैं? माइकोराइजा। और प्लांट कौन सा है? पाइनस। ठीक है। कुछ जो मेंबर होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी रूट निकलती है जो अपने मेन रूट जो होती है, सपोज करो कि ये जो टैप रूट थी इसके साइड में से निकल के यहां पर बाहर की तरफ भी आ जाती है। और इन रूट्स के अंदर क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और ऐसी रूट को कहते हैं कोरेलॉइड रूट। क्या कहते हैं? कोरेलॉइड रूट। तो कुछ मेंबर में फंगल एसोसिएशन वाली रूट होती है, कुछ में ये कोरेलॉइड रूट होती है। फंगल एसोसिएशन वाली रूट है तो उसमें फंगस रूट हेयर का काम करेगी। कोरेलॉइड्स वाली रूट है तो उसके अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कोई तकलीफ नहीं। ये अपन को रूट के बारे में याद रखना। अब आते हैं स्टेम। जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम होता है वो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। तो इसके भी एग्जांपल याद रखने। ब्रांच होता है पाइनस में, सिड्रस में। सिड्रस आपने नाम सुना होगा, देवदार, लकड़ी होती है जिसकी अच्छे से लकड़ी निकलती है, टिम्बर मतलब ऑब्टेन करते हैं। और अनब्रांच किस में होता है? साइकस में। तो ये आपको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म में स्टेम ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। अनब्रांच किस में होता है? साइकस में। ब्रांच किस में होता है? पाइनस में। अब बात करते हैं लीफ की। तो यहां लीफ जो होती है वो सिंपल लीफ भी हो सकती है, कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। ठीक है, कंपाउंड लीफ होती है छोटी छोटी लीफलेट के कलेक्शन से एक लीफ बनती है। इसके बारे में भी अपन मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म में सिंपल लीफ भी होती है और कुछ में ऐसी लीफ होती है जिसमें ऐसे छोटी छोटी सी ऐसे लगी हुई रहती है। ये एक जो स्ट्रक्चर है वो लीफलेट कहलाता है और ये पूरा एक लीफ है। ठीक है, तो कुछ में सिंपल लीफ है, कुछ में कंपाउंड लीफ है। ठीक है, साइकस जो होता है उसमें अपनी बुक में लिखा हुआ है कि परसिस्ट पिनेट लीफ होती है। और पिनेट लीफ बेसिकली एक कंपाउंड लीफ का टाइप है। ठीक है, कंपाउंड लीफ अपन चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। पिनेट और पामेट दो तरह की होती है। तो यहां पर अपनी बुक में लिखा हुआ ना कि साइकस में परसिस्ट पिनेट लीफ है। पिनेट का मतलब उसमें कैसी लीफ होती है? कंपाउंड लीफ होती है। परसिस्ट का मतलब लंबे टाइम के लिए वो लीफ बनी हुई रहती है, गिरती नहीं। ठीक है,
इसके अलावा भी लीफ के बारे में कुछ और पॉइंट है, अभी अपन देखते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट लेते हैं लीफ के बारे में जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कॉनिफर्स कहते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है, जीरोफाइटिक कंडीशन के हिसाब से एडोप्टेड होती है। ये अक्सर ऐसी जगह पर होते हैं जहां स्नोफॉल भी होता है। तो देखो यहां पर जो प्लांट है उनमें वाटर लॉस को कम करने के लिए कुछ एडेप्टेशन होती है, और वो कौन सी है आपको याद रखनी है। इस पे नीट में क्वेश्चन भी आ रखा है। तो देखो एक तो याद रखना है कि नीडल लाइक इनकी लीफ होती है। नीडल लाइक लीफ मतलब ये लीफ जो होगी ऐसे पतली पतली होगी, इससे इनका सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस क्या होगा, कम। एक इनकी लीफ के ऊपर क्यूटिकल होती है। देखो क्यूटिकल एक वैक्स जैसी लेयर होती है जो वाटर लॉस को कम करती है। यहां पर थिक क्यूटिकल लेयर होती है। सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा क्या होते हैं, मतलब स्टोमेटा जो होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उसके एक्सपोज पे नहीं होते, मतलब डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं गिरती, थोड़े धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो एडेप्टेशन है ये कैसी होती है, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन है इसकी। एक अपनी बुक में लिखा हुआ है कि लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। इसका मतलब कैसा भी टेम्परेचर, कितनी भी विंड, कैसे भी ह्यूमिडिटी, उसके हिसाब से ये एडोप्टेड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीफ की ओवरऑल की। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में टेरिडोफाइट की तरह ही दो तरह की लीफ है। एक है ट्रोपोफिल जो कि क्या है, फोटोसिंथेटिक लीफ, और एक होती है स्पोरोफिल जो कि क्या होती है, रिप्रोडक्टिव लीफ। और जो ये स्पोरोफिल जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया होते हैं, और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं। और क्योंकि ये स्पोर अलग अलग तरीके के होते हैं, यही वजह है कि जिम्नोस्पर्म कैसा है, हेट्रोस्पोरस है। इसका मतलब माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनेंगे। द स्पोरोफिल अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म। स्पोरोफिल जो होते हैं उसका अरेंजमेंट जो होता है वो अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे लेक्स भी कह सकते हैं और कोन्स भी कह सकते हैं। देखो अपनी बुक में ऐसे लिखा हुआ है लेक्स और स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कोन्स और स्ट्रोबिलाई तो सेम ही होते हैं। लेक्स से इसका थोड़ा डिफरेंस होता है। एक्चुअल में लेक्स जो होते हैं वो ट्रू कोन नहीं होते। इनमें जो स्पोरोफिल होती है वो लूजली अरेंज्ड होती है, और यहां पर एकदम कॉम्पैक्ट अरेंज होती है। किसमें, स्ट्रोबिलाई और कोन्स में। ठीक है, होती है इनके अंदर क्या है, स्पोरोफिल ही है। अब आगे देखते हैं। देखो मेल और फीमेल कोन जो है वो एक ही ट्री के ऊपर हो सकते हैं, जैसा कि पाइनस में होता है। इसका मतलब पाइनस कैसा है, मोनोसियस है, एक ही प्लांट होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कोन लगते हैं। जबकि कुछ ट्री ऐसी होते हैं जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस, जिसमें मेल और फीमेल कोन जो होता है वो अलग अलग ट्री पे हो सकते हैं। जैसा कि साइकस में वो एक कैसा है, डायोसियस जो है प्लांट है, बोले तो मोनोसेक्सुअल। ठीक है, वो प्लांट है। ठीक है, अब लेते हैं अपन लाइफ साइकिल के बारे में। ये अच्छे से याद रखना, अगर ऐसे पूछे वो कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें मेल और फीमेल एक ही ट्री पर होते हैं, तो पाइनस एग्जांपल लिख सकते हैं। या मोनोसियस जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल दो तो पाइनस लिख सकते हैं। डायोसियस जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल साइकस, या यूनिसेक्सुअल का पूछे तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइकस लिख सकते हैं। इनमें दो अलग ट्री होते हैं, एक पे मेल कौन होता है, एक पे फीमेल कौन होता है। अब लेते हैं अपन लाइफ साइकिल जो कि बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्शन। तो देखो मेल स्पोरोफाइट होगा, फीमेल स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, अब मेल स्पोरोफाइट में बोले तो मेल जो स्पोरोफिल जो होगी, जिसको अपन माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे, वो मेल कोन में होगी, और मेगा स्पोरोफिल का होगी फीमेल कोन में होगी। ये सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है क्योंकि जिम्नोस्पर्म की मेन पेरेंट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, अब मेल कोन के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके ऊपर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, जबकि मेगा स्पोरोफिल पे क्या होंगे, मेगा स्पोरेंजियम होंगे। अब एक एक करके अपन पढ़ते हैं। पहले मेल पे फोकस करते हैं। मेल स्पोरोफाइट पे मेल कोन होते हैं। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होगी जिनमें माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सेल होती है, कुछ सेल जो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है, उसमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। यहां से ऊपर वाला सब कैसा था, डिप्लॉइड। अब ये माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है, लेकिन ये मेल गैमेटोफाइट जो मेल स्पोरोफाइट था उसके अंदर ही बनता है, रिटेन ही रहता है। ठीक है, द मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस भी होता है, उसमें ज्यादा सेल भी नहीं होती। ठीक है, कुछ सेल ही होती है। हाईली रिड्यूस एंड कंटेन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल
एंड दिस रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? पॉलन ग्रेन या एंथ्रीडियम नहीं होता, ठीक है, क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही बनता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो अपना मेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के अंदर ही है। माइक्रोस्पोरेंजिया कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक है। और यहां पर जो मेल गैमेटोफाइट जो कि पॉलन ग्रेन है वो किसके है? उसके अंदर ही है। एक और चीज जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, पॉलन ग्रेन जो है वो गैमिट नहीं है, पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, इसके अंदर गैमिट होंगे, कोई तकलीफ नहीं। ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? गैमिट होते हैं, जिनको क्या बोलेंगे अपन? मेल गैमिट बोलेंगे। ये तो अपना था मेल वाला पोर्शन। अब फीमेल का देखते हैं। फीमेल स्पोरोफाइट पे क्या लगेंगे? फीमेल कौन लगेंगे? उनके ऊपर मेगा स्पोरोफिल होगी, मेगा स्पोरेंजियम होगी। अब जो मेगा स्पोरेंजियम होती है यहां पर कुछ इस तरीके की होती है, उसके चारों तरफ एक इंटेग्यूमेंट होता है, अंदर पेरेनकाइमस सेल का एक सेल का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को क्या कहते हैं? न्यूसिलस। और इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ क्या होता है? इंटेग्यूमेंट। हालांकि इंटेग्यूमेंट एक छोटे से पोर पे कवर नहीं करता, यहां पे दिख रहा है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। और ये इंटेग्यूमेंट जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे? ओव्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? ओव्यूल। अब इस न्यूसिलस की कोई भी एक सेल, सारी सेल नहीं, इधर सब में हो रहा था, कोई एक सेल जो है वो एमएमसी की तरह बिहेव करेगी, और मतलब मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस से कितनी सेल बनेगी? 4 सेल बनेगी। एक मियोसिस से हमेशा 4 सेल बनती है, एक माइटोसिस से 2 सेल। 4 सेल बनेगी और इन चारों सेल में से 3 सेल डी जनरेट होगी और एक ही मेगा स्पोर बचेगा। देखो, पहले एक ही एमएमसी बनी, उससे 4 मेगा स्पोर बने, उसमें से 3 डी जनरेट हो गए और एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बना। और वो फंक्शनल मेगा स्पोर जो है फिर क्या बनाएगा? एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अगेन ये फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के कहां होंगे? अंदर ही होगा, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इस फीमेल गैमेटोफाइट पे 2 या इससे ज्यादा आर्किगोनिया बनेगी। मतलब इसमें आर्किगोनिया तो बनता है लेकिन एंथ्रीडियम नहीं होता, ठीक है। और एंडोस्पर्म भी बनता है, ठीक है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। जब अपन एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, यहां अभी पहले ही बन गया। वहां पर वो ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। यहां पर ये कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक है। कैसे होगा वो उधर देखेंगे। और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, या मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। एक और चीज, कुछ बुक में और कुछ टीचर्स ऐसे भी बताते हैं कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस जिम्नोस्पर्म का, उसे ही क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। आप वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके आगे का लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, यहां पर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो जो स्पोरोफाइट के अंदर था, एक सर्टेन टाइम बाद में स्पोरोफाइट रप्चर हो जाएगा। इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगी वो फट जाएगी और उसके अंदर से मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा। और पॉलन ग्रेन ही यहां से कहां तक जाएंगे? फीमेल के पास में जाएंगे। गैमेट नहीं जा रहे, पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट ही जा रहा है। तो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से और वो ट्रांसफर होते हैं कहां तक? ओव्यूल तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? ओव्यूल तक। और यहां तक जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म में भी पढ़ाते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का फीमेल तक चला जाना, ठीक है, फीमेल जो स्ट्रक्चर होता है वहां तक जाना, इस चीज को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। यहां पर भी हो रहा है, लेकिन एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन के बहुत सारे मोड होते हैं। एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है। यहां पर वो पॉलिनेशन किससे हो रहा है? एयर से। जैसे ही ये पॉलन ग्रेन ओव्यूल के पास जाएंगे, वहां पर जाने के बाद एक पॉलन ट्यूब बनाएंगे, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, और उस ट्यूब के अंदर मेल गैमेट आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेल गैमेट को लेकर जाती है। और ये कहां तक लेके जाती है? मेल गैमेट को आर्किगोनियम तक। ओव्यूल के अंदर जो आर्किगोनियम है वहां तक लेके चली जाएगी और वहां पर डिस्चार्ज कर देती है किसको? मेल गैमेट को, ठीक है। अब एक चीज, वो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब अब आगे क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें पॉलन ट्यूब बनती है, ऐसे को कहते हैं सिफोनोगेमी। क्या कहते हैं? सिफोनोगेमी। इससे पहले पॉलन ट्यूब नहीं बनी थी। जिम्नोस्पर्म में पॉलन ट्यूब बनती है, एंजियोस्पर्म में भी पॉलन ट्यूब बनती है। इसे क्या कहते हैं? सिफोनोगेमी।
जनरली जिनमें सिफोनोगेमी होती है बोले तो पोलन ट्यूब बनती है, उसके अंदर के जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, इसीलिए तो पोलन ट्यूब वहां तक लेके जाती है। लेकिन कुछ लोअर जिम्नोस्पर्म में पोलन ट्यूब तो बनती है, लेकिन पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट है वो मोटाइल मेल गैमेट है। ऐसे वालों के लिए वर्ड यूज होता है जूडियो स्फिनोगेमी। और स्फिनोगेमी किसके लिए होता है, जब पोलन ट्यूब बनती है और अंदर मेल गैमेट कैसे हो, नॉन मोटाइल। जो भी है, मेल गैमेट कहां तक पहुंच जाएंगे, फीमेल गैमेट के पास में, दोनों फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट कहां बना है, ओव्यूल के अंदर ही बना है। अब ये जाइगोट तो बनाएगा एम्ब्रियो और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। इसके चारों तरफ ओवेरी है नहीं, अगर होती तो वो क्या बनाती, फ्रूट। क्योंकि यहां ओवेरी नहीं है इसलिए सीड ही बनेगा और सीड नेकेड दिखेगा। जब एंजियोस्पर्म देखेंगे तो उसमें ओवेरी होगी ओव्यूल के चारों तरफ, तो जब ओव्यूल सीड बनाएगा तो ओवेरी फ्रूट बना दे देगी, तो वहां पर कवर्ड सीड बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ये अपना था जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब अपन कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के, इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, एक तो है साइकस। साइकस एक लिविंग फॉसिल है। ठीक है, साइकस जो होता है उसमें ट्रू फीमेल कॉर्न एब्सेंट होता है। अपनी बुक में एक लाइन नोट करोगे तो जब साइकस का लिखा वहां लिखा हुआ है कि मेल कॉर्न एंड मेगा स्पोरोफिल, वहां पर मेगा स्पोरोफिल जो होती है वो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर तो बनाती है, उसके लिए लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो ट्रू कॉर्न नहीं है, इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, डायोसियस होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, और इसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है। अभी मैंने बताया ना जूडियो स्पिनोगेमी होगी। एक सिकोवा ट्री जो टॉलेस्ट ट्री है, एक सिड्रस जिसे देवदार टिम्बर प्लांट है, एक गिंको बाइलोबा ये भी एक लिविंग फॉसिल है, एक पाइनस, पाइनस जो है मोनोसियस है। ठीक है, हाँ, एक पाइनस में जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो इतनी ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं और वो येलो कलर के होते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सी बारिश सी हो गई येलो कलर की, इसलिए उसे सल्फर सावर कहते हैं। ठीक है, और लार्ज पॉलन ग्रेन इन एयर पॉलिनेशन। एक पाइनस का ही जो सीड होता है वो इडिबल होता है जिसे चिलगोजा कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो प्लांट है इन्हें कॉनिफर्स कहते हैं। ठीक है, ये सबसे लोअर कैटेगरी के क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म, ये मीडियम। इसके अलावा भी कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जो और हायर लेवल के होते हैं, उनके अंदर आर्किगोनियम भी नहीं होती, ये एक एडवांस फीचर है क्योंकि एंजियोस्पर्म में भी नहीं होगी, और उनके अंदर जाइलम के अंदर वेसल्स भी होती है। हालांकि ये सब अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ अपना जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करेंगे एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।